नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के पटल पर वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए कहा कि मुझे न केवल उम्मीद है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विधेयक का समर्थन करेगा। वहीं जब उन्होंने कहा कि वक्फ कानून बाकी कानूनों से ऊपर है तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे के बीच किरेन रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था या धार्मिक कार्य में सरकार दखल नहीं देगी। वक्फ बोर्ड किसी भी धार्मिक संस्था की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन की जरूरत है क्योंकि इससे आमदनी नहीं होती है। इसमें महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को शामिल किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश करने और इसके पक्ष में तर्क देने के बाद कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ बताया। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने संसद में कहा कि किस प्रकार का कानून आप बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में संशोधन के लिए गठित जेपीसी के दौरान विपक्ष द्वारा सुझाए गए बदलावों को खारिज कर दिया गया। गौरव गोगोई ने कहा कि विशेष समाज के लोगों की जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदाय की जमीन पर इनकी नजर होगी। हम संशोधन के खिलाफ नहीं हैं, जो संशोधन ये लेकर आए हैं उससे और समस्या बढ़ेगी। लोकसभा में वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस विधेयक के बहाने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने महाकुंभ से लेकर हाल ही में संपन्न हुई ईद पर विभिन्न जिलों में लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए योगी सरकार को संसद में घेरा। अखिलेश ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि 1000 हिंदू तो खो गए हैं, कहाँ हैं वो? उन 1000 हिंदुओं की लिस्ट कहाँ है? बिना तैयारी के बीजेपी के लोगों ने 100 करोड़ लोगों को बुला लिया। महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई पता है ना सबको। अखिलेश ने कहा कि कुंभ में आस्था सबकी है, लेकिन कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। कि भाजपा के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि ये लोग मुसलमानों में बंटवारा चाहते हैं। वक्फ विधेयक के विरोध का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। अखिलेश ने कहा कि महोदय, वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वह जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल ना करे, इसीलिए यह बिल लाया जा रहा है। इसके साथ ही अखिलेश यादव बीजेपी के आंतरिक मामलों पर भी तंज करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन है। इसके बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। वहीं अखिलेश यादव के भाजपा अध्यक्ष को लेकर किए गए तंज पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मजाक में कहा था, इसलिए मैं भी उसी अंदाज में जवाब दूंगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष में सभी पार्टियां अपने परिवार के 5 सदस्यों में से पार्टी अध्यक्ष चुनती हैं, लेकिन भाजपा में 12-13 करोड़ कार्यकर्ता एक प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष चुनते हैं, इसीलिए इसमें समय लगता है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश अगले 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष रह सकते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं होगी। वक्फ संशोधन बिल पर संसद में चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को लेकर कहा कि वो इसका विरोध मजबूरी में कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये सब सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज मैं ये सवाल संसद के सामने उठाना चाहता हूँ कि कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने, कितने स्किल्स सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले, कितनी बेवा विधवा बेटियों महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाई गई। उन्होंने कहा कि आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी करके उस समाज के लोगों के लिए विश्वास बढ़ेगा, तो इनको यानी विपक्ष को परेशानी क्यों होती है। केयरएज रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषित किए जाने वाले संभावित नए टैरिफ के कारण भारत को $3.1 बिलियन यानी लगभग 25,700 करोड़ रुपए के निर्यात नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यह आंकड़ा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के लगभग 0.1% के बराबर है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकता है। केयरएज रेटिंग्स की निदेशक स्मिता राजपुरकर के अनुसार टैरिफ बढ़ने से भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिनमें कई क्षेत्र शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री,
ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, IT और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। बता दें कि भारत से अमेरिका को भारी मात्रा में कपड़ा निर्यात किया जाता है, जो टैरिफ बढ़ने से प्रभावित होगा। भारतीय ऑटो सेक्टर पहले से ही मंदी झेल रहा है, ऐसे में नई टैरिफ से यह और प्रभावित हो सकता है। भारत की IT और दवा कंपनियां अमेरिकी बाजार से अच्छा मुनाफा कमाती हैं, लेकिन टैरिफ बढ़ने से कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन दिल्ली के कानून एवं न्याय मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन एक दिन पहले एक अदालत द्वारा 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी विधायक हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाते हुए सदन के फेल में आ गए, जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कम से कम 7 विधायकों कुलदीप कुमार, संजीव झा, मुकेश अल्हावत, सुरेंद्र कुमार, जर्नैल सिंह, आले मोहम्मद और अनिल झा को निलंबित कर दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU में दो फाड़ हो गई है। दरअसल JDU के MLC और बड़े अल्पसंख्यक चेहरों में से एक गुलाम गौस ने बुधवार को ABP न्यूज से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। गुलाम गौस ने साफ कहा कि अगर यह पेश होगा तो पूरे देश भर में मुसलमान आंदोलन करेंगे। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम गौस चाहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जाए। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा कि केंद्र इसे वापस ले ले। उन्होंने PM मोदी से कहा कि देश को आंदोलन की भट्टी में मत झोंकिए। जिस तरह किसान बिल वापस लिया गया, उसी तरह केंद्र सरकार वक्फ विधेयक वापस ले। JDU MLC गुलाम गौस ने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार अगर संतुष्ट रहते तो पार्टी क्यों 3 सुझाव भेजती। सुझावों में जमीन के मामलों में राज्यों की सहमति और पुराने मुस्लिम धार्मिक स्थलों में किसी तरह की छेड़छाड़ न करने की बात की गई है। इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है, 1995 का एक्ट काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि वहीं एक तरफ JDU की ओर से सांसदों को व्हिप जारी किया गया है और 2 से 4 अप्रैल तक संसद में मौजूद रहने एवं विधेयक के पक्ष में वोटिंग करने का निर्देश दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि पूरे विपक्ष की राय है कि वक्फ बिल संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि JPC चर्चा के लिए बनती है, विपक्ष संशोधन लाता है, कुछ स्वीकार किए जाते हैं और कुछ खारिज हो जाते हैं। यह पहली JPC है जिसने विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया और सरकार के सभी संशोधनों को स्वीकार किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने अध्ययन किया, लोगों से मिले, प्रथम दृष्टया यह संविधान के खिलाफ लगता है। पूरा विपक्ष संविधान की रक्षा के लिए एकजुट है, हम इसका विरोध करेंगे। आज यह एक धर्म के खिलाफ है, लेकिन कल यह दूसरे धर्मों के खिलाफ होगा, हमें इसे रोकना होगा, हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि अगर यह विधेयक संसद में पारित हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। वक्फ विधेयक पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं इस देश के लोगों को सचेत और सावधान करना चाहता हूं। आज भाजपा जो पाप और अपराध करने जा रही है वह यही नहीं रुकेगा। इसके बाद गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर और बौद्ध भूमि पर कब्जा करने के लिए विधेयक आएंगे और ये सारी भूमि नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंप दी जाएगी। इस्राएली रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने बुधवार को कहा कि सेना गजा में अपने ऑपरेशन को बढ़ाएगी और बड़े इलाके पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद आतंकियों वाले क्षेत्रों को सफाया करना है। इसके साथ ही उन्होंने कब्जा किए गए क्षेत्रों को इस्राएली सिक्योरिटी जोन में मिलाए जाने की बात की। इसके लिए इस्राएली रक्षा मंत्री ने बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनी लोगों को इलाके से निकालने की जरूरत बताई और लोगों से हमास को खत्म करने की अपील की। साथ ही उन्होंने इस्राएली बंधकों को रिहा करने की मांग करते हुए अपील की और कहा कि युद्ध समाप्त करने का यही एक तरीका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि रफा में रात को इस्राएली सेना ने जमीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.